तो गाइज आईपीएस पीओ 2026 फिल्म का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है मेमोरी बेस्ड क्वांट का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में आज 22 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट के किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उसको जो सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जिसका आज लास्ट शिफ्ट में एग्जाम है, फोर्थ शिफ्ट में या नेक्स्ट डे यानी 23 अगस्त को एग्जाम है संडे को, तो उनको पता चल जाए भाई किस तरह का पेपर आ रहा है और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो गाइज जो पहला आपको डबल लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें लाइन ग्राफ आपको दिया गया था, उसमें दिया गया था नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, मतलब बॉय एंड गर्ल टोटल वो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ये ब्लू वाला जो है, एंड नंबर ऑफ बॉयज इन 4 डिफरेंट स्कूल, और नंबर ऑफ बॉयज उसमें कितना है, 4 डिफरेंट स्कूल ABCD में उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो गाइज ये तो बहुत मुझे इजी लग रहा है। इधर हम लोग क्या करेंगे, ABCD स्कूल का इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे और फिर बॉय और गर्ल टोटल कितना है इसका इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना है इसका इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है वो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और गर्ल कितना है इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है। तो देखो, उसको देखने के पहले ये जो ग्राफ का है ये 12 का गैप है। ठीक है, और जो ये सब है 4 4 का है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करते वक्त आपको इजी रहेगा। तो ए स्कूल में देख लेते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ कितना है बॉय एंड गर्ल 60 है। ठीक है, अब उसमें बॉय कितना है 52 है। ठीक है, यानी गर्ल्स कितना होगी 8 होगी। ठीक है, स्कूल बी में आप देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल 48 है और बॉय 24 है, तो गर्ल कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, स्कूल सी में देखते हैं भाई, 40 टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल है, उसमें जो है 36 मेरा बॉय है, तो 4 गर्ल हो जाएगी। स्कूल डी में देख लेते हैं, इसमें जो है 72 टोटल स्टूडेंट है बॉय एंड गर्ल, उसमें जो है आपको बॉय 56 है, यानी गर्ल कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये आइडियल टाइम है। ठीक है, खासकर जो मैं अप्रोच बताता हूँ, मैंने आपको इससे भी मॉडरेट लेवल के DI सॉल्व कराए। ठीक है, तो उसको जो है अप्रोच, बेस्ट अप्रोच डाटा कलेक्शन का ये होता है, इतना टाइम में आपको डाटा कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब गाइज क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, ABCD स्कूल में टोटल स्टूडेंट बॉय एंड गर्ल कितना है और उसमें बॉय एंड गर्ल इंडिविजुअली कितना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल ए एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल बी। तो ए में बॉय कितना है मेरा भाई 52 है। ठीक है, और बी में जो है गर्ल्स ऑफ स्कूल बी, तो गर्ल्स बी कितना है 24 है, मतलब ये कितना हो गया आपको 76 हो गया। ठीक है, इसका रेशियो चाहिए, और किसका चाहिए, बॉयज ऑफ स्कूल सी एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल डी। तो सी में जो है बॉयज, बॉयज ऑफ स्कूल सी तो कितना है भाई 36, और गर्ल्स ऑफ स्कूल डी 16, यानी कितना है 52 हो गया। तो ये कितना से जाएगा आपको 19 से जाएगा और ये 13 से जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 19:13, यानी क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसको तो आप तुरंत ही आंसर कर दोगे। ठीक है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था, जो भी मेरा डाटा दिया गया था उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन तो ईजी था भाई। चलो अब इसके जो है अगले क्वेश्चन में, उसमें देखते हैं क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन है या वो भी इजी ही है। तो चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। तो सी में कितना बॉय है भाई, देख लो यहाँ से, इसमें 36 है। ठीक है, ये जो है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। तो स्कूल ए में टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है, तो इसका कितना परसेंट है भाई बताओ। इतना इजी क्वेश्चन आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स पूछा रहा है भाई, इसमें तो आपको मजा ही आ जाना चाहिए। कितना होगा 60% हो जाएगा कि नहीं 60% हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरा सी विल बी द आंसर। तो गाइस पहला दो क्वेश्चन तो बहुत हलवा था, होपफुली अगला क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग को थोड़ा चैलेंज करे मे बी। ठीक है, होपफुली देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी इंक्रीजेज बाई 25%। ठीक है, तो डी में कितना है मेरा भाई, डी में जो है 72 है, लिख लेते हैं यहाँ पे, डी में मेरा कितना है 72 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें बॉय और गर्ल कितना है ये भी देख लेते हैं, 56 और 16 है। ठीक है, उसमें जो है 56 बॉय है और 16 गर्ल है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी इंक्रीजेज बाई 25%। ठीक है, तो मतलब 56 बॉय है तो 25% इंक्रीज मतलब कितना हो जाएगा 5/4, यानी 14, यानी नया जो नंबर ऑफ बॉयज है 70 हो गया। ठीक है, ये न्यू नंबर ऑफ बॉयज है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी डिक्रीजेज बाई 25%, और सेम स्कूल जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 25% से डिक्रीज करिए मतलब 75% हो गई, यानी 3/4, यानी कितना हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स अब 12 हो गई स्कूल डी में। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी। तो स्कूल डी में अब टोटल कितना स्टूडेंट है 82 है।
तो बताओ, इतना मलाई वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको तो आप लोग आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हो, और आई मीन आंख तो खोलना पड़ेगा, लेकिन मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, होपफुली अगला क्वेश्चन आपको चैलेंज करे, देख लेते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता है थोड़ा मॉडरेट टाइप का, कोई भी डीआई में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल ए रिमेन्ड एब्सेंट, ठीक है। तो स्कूल ए के बारे में दिया है और स्कूल सी के बारे में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कूल ए सी का लिख लेते हैं, टोटल कितना है उसमें बॉय और गर्ल कितना है, ठीक है। तो मेरा डाटा ऊपर है थोड़ा, तो आप तो डाटा सामने लिख के रखना इसमें, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो 60 52 8 है, इसको लिख लेते हैं भाई, 60 टोटल स्टूडेंट है, उसमें बॉय 52 है, गर्ल 8 है, ठीक है। स्कूल सी का भाई इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या है, 40 36 4 है, ठीक है। 40 टोटल स्टूडेंट है, उसमें 36 बॉय और 4 गर्ल है, ठीक है। चलो अब बना लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल ए रिमेन एब्सेंट, ठीक है। तो देखो ए में टोटल बॉय है कितना, 52 है, उसका मतलब 25% यानी कितना हो गया, 13 बॉय एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट कितना रहा भाई, 39 बॉय क्या था, प्रेजेंट था, चलो पी लिख देते हैं। while all the girls were present on the same day, मतलब इसमें कह रहा है ऑल द गर्ल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। स्कूल ए की ये बात हो रही है, तो उसमें एक गर्ल कितना है भाई, 8 गर्ल्स है, और सब प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इसका इंफॉर्मेशन लिख लिया स्कूल ए का। कह रहा है 50% ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल सी रिमेन एब्सेंट वाइल ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट, मतलब अब सी स्कूल में कह रहा है कि कितनी गर्ल्स थी, 4 गर्ल्स थी, तो इसमें 50% एब्सेंट थी, मतलब 2 जो थी एब्सेंट थी और 2 प्रेजेंट थी, क्योंकि 4 ही गर्ल है ना स्कूल सी में, ठीक है। और बॉयज सारे के सारे प्रेजेंट, तो 36 बॉय थे, 36 के 36 जो हैं क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट थे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन स्कूल ए एंड स्कूल सी कंबाइन ऑन दैट डे, तो स्कूल ए सी में टोटल कितना स्टूडेंट प्रेजेंट थे, हमको ये निकालना है। तो देखो ए में 39 जो है आपको प्रेजेंट थे, और ये 8 यानी टोटल 47 हो गया बॉय और गर्ल मिला के, ठीक है। सी में कितना हो गया, 2 प्रेजेंट थी गर्ल्स और जो है 36 बॉय प्रेजेंट, यानी 38 प्रेजेंट थे, ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या भाई, इतना इजी क्वेश्चन, आईपीएस पीओ में प्रीलिम्स से बताओ, डीआई तो बिल्कुल हलवा पूछा था, तो इसका क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। तो गाइस अब आ जाते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, तो इसके तो चारों क्वेश्चन बहुत इजी थे भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स अक्रॉस ऑल 4 स्कूल एबीसीडी, बताओ भाई एवरेज गर्ल्स कितना है एबीसीडी चारों में। तो टोटल गर्ल्स कितना है आपको, 32 36 42 52, 52 का चार कितना, 13 हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, 13 आंसर मार के बढ़े चलो भाई, ये आंसर हो गया। तो बताओ, ये जो डीआई था आपको डबल लाइन ग्राफ पे, ये जो था, इसको डाटा कलेक्शन करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, डाटा कलेक्शन करने में क्या था, डबल लाइन ग्राफ में टोटल बच्चे दिए हुए थे, और उसमें जो है बॉय एंड गर्ल दिया था, और बॉय दिया हुआ था, तो गर्ल का तो निकल जाता ना, टोटल में बॉय का माइनस कर देते, मतलब 30 से 40 सेकेंड में आप डाटा कलेक्ट कर लेते। और क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता भाई, क्वेश्चन जो थे इसके 5 के 5 क्वेश्चन बनाने में, इसमें आपको 1 से 1.5 मिनट, ये तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट में क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। और जिस लेवल का मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टीआई को आप 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट में बना के रख दो भाई। इससे ज्यादा टाइम लोगे क्या, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, इस डीआई को बनाने में 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। खासकर जो भी मेरे चैनल पे मैथ की जो मैं वीडियो लाता हूँ, उसमें अप्रोच बताता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, डीआई कैलकुलेटर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, तो मुझे बताना उस अप्रोच से सीखने के बाद आपको इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्या। तो गाइस जो पहला डबल लाइन ग्राफ वाला डीआई तो मुझे बहुत इजी लगा, ठीक है। अब आते हैं अगला, जो टेबुलर डीआई पूछा था, परसेंटेज और डिफरेंस पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, द टेबल गिवन बिलो शोज द 40% ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगो सोल्ड बाई 4 डिफरेंट शॉप, मतलब 40% ऑफ एवरेज एप्पल एंड मैंगो का वो हमको दिया है, और क्या दिया, इट ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड मैंगो सोल्ड बाई दिस शॉप, और एप्पल एंड मैंगो का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है, और नोट में कह रहा है जितना एप्पल सेल किया गया वो मैंगो से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहता है तो इसमें हमको पता होना चाहिए कौन ज्यादा है, ठीक है, तभी हम लोग उसका वैल्यू एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। तो गाइज ये क्वेश्चन भी तो कितना इजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। ये देखो मैं एक शॉप के लिए आपको बताता हूँ, जैसे शॉप ए है, इसमें है 40%, मतलब 2/5 हो गया ना, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एवरेज ऑफ एप्पल एंड मैंगो का एवरेज, ये हमको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है।
तो 2 से 2 कटा, मतलब एप्पल और मैंगो कितना हो जाएगा, 20 गुना 5 100। लेकिन गाइस जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको ये पता चल गया होगा कि ये जो फैक्टर है इंटू 5 सब में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि टोटल मेरा एप्पल एंड मैंगो कितना है। जैसे पहला केस में टोटल कितना था मेरा 100 है, तो दूसरा केस में जो आपको ये दिया है 30, इसमें डायरेक्ट 5 से गुना कर दो, 150 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना कर दो, 500 हो गया। इसमें 5 से गुना कर दो, 250 हो गया। अब ये नहीं कि हर केस में ये आप कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है ना, कि एप्पल प्लस मैंगो 5 टाइम्स जितना आपका एवरेज दिया है 40% का, वो हो जाएगा। अब एप्पल एंड मैंगो का डिफरेंस दिया गया है, देखो एप्पल और मैंगो का जो सम है वो 100 है, ठीक है। और एप्पल और मैंगो का डिफरेंस आपको 40 दिया है, तो एप्पल कैसे निकलेगा, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, बेसिकली जो आपको ऐड करके हाफ करेंगे तो वही हो जाएगा ना एप्पल। यानी एप्पल कितना हो गया, 70 हो गया, तो मैंगो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब एप्पल एंड मैंगो इंडिविजुअली भी हमको निकल जाएगा ना। एक एप्पल मान लो स्टार्ट में लिख देते हैं 70, ठीक है, और मैंगो इधर 30 लिख देते हैं। तो गाइस देख रहे हो, अब हर केस में हम लोग ये नहीं करेंगे, जो स्मार्ट बच्चा फिर से स्मार्ट वे में सॉल्व करना है। मैं जब भी अप्रोच बताता हूँ, ये नहीं कि बस सॉल्व करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में, फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना है। तो अब मुझे एप्पल प्लस मैंगो पता है और एप्पल माइनस मैंगो पता है, तो एप्पल कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 180 बटा 2 90। अब बचा हुआ क्या, वो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 516 बटा 2, तो 516 बटा 2, बहुत बच्चे सोचने लगेंगे क्या होगा, अरे क्या होगा, 258 ही होगा ना, तो 258 होगा भाई, ठीक है। अब जो है आपको ये 16 दिया है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 242 हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो सम 500 डिफरेंस 16 आएगा ना। अब इसमें 250 है, तो 270 बटा 2 यानी 135 ये हो गया। अब ये 135 हो गया, तो ये 115 हो गया। तो भाई ये तरीका होता है। तो इसमें आपको क्या मुश्किल लगा, डाटा कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। अब जब डाटा कलेक्ट हो गया है तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या चैलेंज किया है या फिर से हलवा क्वेश्चन पूछा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई। तो गाइस हमारा इस टेबलर डीआई में डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एप्पल सोल्ड बाय शॉप सी। शॉप सी कितना एप्पल सेल कर रहा है भाई, देख लो 258 कर रहा है, ठीक है। टू द किसका चाहिए, टू द टोटल मैंगो सोल्ड बाय शॉप ए एंड शॉप बी टुगेदर। ए एंड बी मैंगो कितना सेल कर रहा है, 30 और 60 90 कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 129 45 129 इज टू 45। अब जो है ये 3 से भी चला जाएगा, 43 इज टू 15, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको रेशियो निकालना था, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगो सोल्ड बाई शॉप ए एंड बी टुगेदर। ए शॉप बी जो है टोटल नंबर ऑफ एप्पल और मैंगो, तो ए का कितना है भाई टोटल नंबर ऑफ एप्पल, ये तो आपको पता है, देखो 100 है, ठीक है। और बी का कितना है, 150 है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, यानी 150 प्लस 100 कितना होगा, 250 होगा। तो गाइस जो है आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगो सोल्ड बाय शॉप सी तो 500 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कितना परसेंट होगा, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है, 50% हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। इसमें कह रहा है इफ द एप्पल सोल्ड बाय शॉप ए इंक्रीजेज बाय 30% एंड मैंगो सोल्ड बाय शॉप ए डिक्रीज बाय 20%। बताओ भाई, ए जो शॉप में कितना है, लिख लेते हैं हम लोग। ए जो है टोटल 100 है, एप्पल मैंगो 70 30 है, ठीक है। ए में जो है टोटल आपको 100 है, और उसमें एप्पल कितना है, 70 है, और मैंगो 30 है, ठीक है। मैंगो 30 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एप्पल 30% से बढ़ जाता है, मतलब 13 13 यानी कितना हो जाएगा, ये 70 गुना 130 बटा 100 होगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा आपको, 91 हो जाता है एप्पल, ठीक है। और मैंगो जो है ये क्या हो जाता है, ये कह रहा है मैंगो 30 है एक्चुअली, ये डिक्रीज बाई 20%, मतलब 80% हो जाता है। 80% यानी 4/5 हो गया, यानी 24 हो गया भाई। तो टोटल कितना है, ये 115 हो गया। यही पूछ रहा है ना। फिर व्हाट विल बी द न्यू एप्पल प्लस मैंगो सोल्ड बाई शॉप पे, तो 115 होगा भाई, बताओ। सी विल बी द आंसर। तो गाइस ये लेवल है, रियल एग्जाम में मैं बोलता हूँ इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को भरोसा नहीं आता है। आप लोग जो मॉक्स के लेंदी क्वेश्चन करके डिमोटिवेट होते रहते हो, और रियल एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। अभी तक तो कुछ ऐसा खास नहीं लगा मुझे। अगला चलो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 74 नंबर क्या है। हाँ, इसमें कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल एंड मैंगो इज ₹5 एंड ₹8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक एप्पल एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस दिया है, एंड एप्पल आर सोल्ड एट ए 10% प्रॉफिट वाइल मैंगोज आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। चलो ये मैं मानता हूँ थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई शॉप बी
आफ्टर सेलिंग ऑल द फ्रूट्स, ठीक है। तो देखो 100 बी के जो केस में है, टोटल कितना था मेरा, 150 था ना, और उसमें एप्पल कितना था, 180/2 यानी 90 था, और 60 मैंगो था। ये तो मैंने फिर से आपको डाटा कैलकुलेशन करके निकाल लिया मेंटली, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस एक एप्पल का 5 रुपया है भाई, तो 90 जो एप्पल है तो उसका दाम कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 450 रुपया होगा, ठीक है। और एक मैंगो का दाम कितना है, 8 रुपया। तो गाइज मैंगो का दाम 8 रुपीज पर मैंगो, तो 60 मैंगो का दाम कितना हो जाएगा आपको। तो गाइज मैंगो का एक मैंगो का दाम 8 रुपया, तो 60 मैंगो है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एप्पल 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। और मैंगो को कितना, 25% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करता है, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट दिया है और ये कॉस्ट प्राइस, तो इस पे आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 45, और इस पे कितना हो जाएगा, इस पे जो है 480 का 1/4 यानी 120 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ई विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन भी इजी निकला, मुझे लगा कॉस्ट प्राइस कॉन्सेप्ट यूज किया है, प्रॉफिट तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बेसिकली कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, मैंगल एप्पल मैंगो का कितना होगा, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस का मतलब उतना परसेंट निकाल लोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों का सम कर दिए तो 165 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबलर डीआई भी मतलब इजी लेवल का ही था, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस हुआ होगा तो ये आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। चलो इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाई ऑल 4 शॉप टुगेदर, मतलब चारों जो शॉप है टोटल कितना एप्पल सेल कर रहा है, तो कितना सेल कर रहा है, ऐड कर दो। 70 90 कितना होता है, 160, 160 258 कितना हो जाएगा, 218, 418, 423, 453, 553 हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें क्या हो जाएगा मेरा, 553 हो जाएगा, और उसका एवरेज भाई 400 पे, तो कितना हो जाएगा आपको, चार का चार, फिर हो जाएगा चरतिया 12, फिर 3 हो जाएगा, चार अट्ठे 32, 138.25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये डी आई भी था, बेसिकली इजी था, मतलब इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, इसको बनाने में 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने दोनों डीआई देख लिया, पहला तो डबल लाइन ग्राफ वाला था उसको भी देखा, और ये जो है टेबुलर डीआई परसेंटेज बेस एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इसको भी देखा। तो इस दोनों को बनाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, 4 से 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा मैं आपको अप्रोच बताता हूँ डीआई को फास्ट सॉल्व करने का, और इससे तो बहुत अच्छा लेवल में सॉल्व कराता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो इस दो डीआई के जो 2 into 5 यानी 10 क्वेश्चन थे, या जितने भी थे 10 ही क्वेश्चन मेमोरी बेस पेपर में मुझे तो दिखा, इसको 4 से 5 मिनट में करके रख दो, इससे ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये तो बहुत डीआई का जो लेवल था ये इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। आप भी मेरे से एग्री करते होगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मतलब मॉडरेट लेवल का लगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा पे आपको कैलकुलेशन करना था, सिंपल एडिशन एवरेज निकालना था, परसेंटेज निकालना था, तो कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये तो मैंने हम लोगों ने दो डीआई देख लिया मेमोरी बेस पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब इसके जो अगले क्वेश्चन जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और स्पीड मैथ का क्वेश्चन वो कैसा था, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज दो डीआई बहुत इजी था, अब आते हैं अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो आपको फर्स्ट सीट में पूछा गया था, उसका लेवल चेक कर लेते हैं कैसा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क पे, ठीक है, इसमें कह रहा है 18 मैन एंड 12 वोमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डे, ठीक है। 18 मैन मिलके और 12 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 24 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं भाई। अब कह रहा है आफ्टर 6 मैन लीव, 6 आदमी जो है काम को छोड़ देता है, एंड 8 वोमेन ज्वाइन, तो इसमें जो है 6 आदमी काम को छोड़ देता है, तो मतलब अब 12 आदमी हो गया, ठीक है। और जो है 8 वोमेन ज्वाइन कर लेती है, तो मतलब 8 वोमेन यानी कितना हो गया, 20 वोमेन हो गया, ठीक है। तो ये जो नया ग्रुप है कंप्लीट फिर सी 50% ऑफ द सेम वर्क इन 12 डे, तो ये जो ग्रुप है 50% काम को कितने दिन में कर लेता है, 12 डेज में कर लेता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी कॉमन सेंस लगाओ, टोटल 100% काम कितने दिन में कर लेगा ये जो नया ग्रुप है, 24 डे में कर लेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे बेसिकली दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो अब गाइस देखो ये 18 मैन और 12 वोमेन मिलके 24 दिन में काम खत्म कर लेता है, और ये 12 मैन 20 वोमेन मिलके भी 24 दिन में काम खत्म कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दोनों का जो मतलब वर्क इक्विवेलेंट है सेम ही है ना। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, मैन का एफिशिएंसी मान लेते हैं, मैन का जो एफिशिएंसी है ये m यूनिट्स पर डे है, ठीक है। और ओमेन का जो एफिशिएंसी है
ये W यूनिट्स पर डे है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, 18 आदमी है, तो 18 आदमी है तो कितना एम काम, इतना काम करेगा, और 12 वोमेन है, वोमेन तो इतना इतना 24 दिन में काम कर रहा है, इंटू 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब दूसरे केस में क्या है मेरा, 12 आदमी है तो उसका एफिशिएंसी कितना है, एम यूनिट पर डे काम कर रहा है, और जो 20 वोमेन है उसका एफिशिएंसी क्या है, डब्ल्यू यूनिट पर डे है, ठीक है। तो वो 24 दिन में काम करती है, तो टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 24 से 24 कट गया आपको, तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया, तो गाइज ये कितना हो गया आपको, 6 टाइम m हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स w, ठीक है, 8 टाइम्स w हो गया। मतलब मैन और वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 8:6, यानी 4:3 आ गया, ठीक है। तो अब मेरा टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, किसी एक को पकड़ लो, जैसे इसको ले लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 आदमी है, उसका एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है, और 12 वोमेन है, 3 यूनिट पर डे, और 24 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो ये कितना हो गया, 18 चौके 72, 12 तिया 36, ठीक है। इतना इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, 108 गुना 24। तो टोटल वर्क जो है इतना मान लेते हैं, 108 गुना 24, ये जो है आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब बेसिकली इजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। अब हमको चाहिए क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय 30 वोमेन टू कंप्लीट 2.5 टाइम्स द सेम वर्क। तो अब कह रहा है वर्क कितना कंप्लीट करना है भाई, 2.5 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। तो वर्क तो आपको कितना यूनिट है, 108 गुना 24, ठीक है। अब कह रहा है 30 वोमेन कितना टाइम लेगी, तो कितना टाइम लेगी, जो टोटल वर्क है आपका इतना डिवाइड बाई 30 वोमेन, और वोमेन का एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे काम कर रही है, इतना ही दिन लेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 36, ये 10 से जाएगा, और ये आपको 4, ये हो जाएगा 5, इसको इधर कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2, यानी 72 हो गया। तो मतलब 72 डेज में काम कर लेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो आपको चैलेंजिंग पूछा थोड़ा। इतना भी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था, बस मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको बना के मजा आया, ठीक है। अब चलो आगे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज अब आते हैं, अगला जो क्वेश्चन था क्वांटिटी कंपैरिजन। मैंने बोला था ना क्वांटिटी कंपैरिजन आ सकता है, दो क्वांटिटी दिया है, आपको कंपेयर करना है। तो ये आपको जो है पार्टनरशिप पे पूछा था। इसमें कह रहा है ए इन्वेस्ट 30,000 फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट ₹45,000 आफ्टर 4 मंथ। मतलब ए जो है 30,000 कितना इन्वेस्ट कर रहा है भाई, 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और बी जो है ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 45,000 रुपया, ठीक है। और ये कह रहा है बी इन्वेस्ट 45,000 आफ्टर 4 मंथ, मतलब 4 महीने के बाद। तो मतलब ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, और ये 12 महीने के लिए करेगा, ठीक है। एंड रिमेन्स टिल द एंड, मतलब उस ऑब्वियसली 1 साल के अंत तक रहता है। इसमें कह रहा है टोटल प्रॉफिट इज 63,000। अब जो टोटल प्रॉफिट है ये 63,000 है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो कह रहा है उसमें बी का शेयर क्या होगा। तो मेरा जो पहला क्वांटिटी वन बी का शेयर है, तो भाई बहुत इजी है, इसमें इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कितना है, चलो 3 जीरो चला जाएगा, इसको लेना नहीं है, 30 गुना 12 इज टू 45 इज टू 8, यही है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो यही हो जाएगा ये बी का ना। तो मतलब प्रॉफिट जो है बी का जो है, और प्रॉफिट जो है ए प्लस बी का, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, बी का कितना है 45 × 8 है, ठीक है, डिवाइड बाई 360, प्लस ये कितना हो गया 8 × 40 = 0 4, 8 × 32, ये भी 360 हो गया। तो बेसिकली ये कितना हो गया 1/2 हो गया ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 360/720 हो गया, ठीक है। अब जो है बी का प्रॉफिट शेयर हमको चाहिए क्या होगा, तो ए और बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 63,000 है, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 63,000/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, दो तिया 6 3 1 31,500 रुपीज हो जाएगा। तो क्वांटिटी वन हमको पता चल गया कि बी का शेयर कितना है, 31,500 है, यही होगा ना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, हाँ। अब देखो दूसरा में क्वांटिटी टू में क्या है, पी इन्वेस्ट 48,000 रुपया फॉर 12 महीना। अब दूसरा में देखो पी और क्यू है, पी कितना इन्वेस्ट कर रहा है भाई, 48,000 12 महीने के लिए कर रहा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्यू कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 36,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कर लिख रहा है क्यू इन्वेस्ट ₹36,000, बट विड्रॉज आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने तक ही इन्वेस्ट करता है, उसके बाद पैसा निकाल लेता है, ठीक है। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट इस केस में जो है 60,000 टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड क्यू का शेयर, तो क्यू का शेयर क्या होगा, तो फिर से देखो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा आपको 48 × 12, 3 जीरो तो चला जाएगा ना, 3 जीरो दोनों में है तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 36 × 8 हो गया, ठीक है। अब जो है क्यू का शेयर प्रॉफिट में और
पी और क्यू का जो शेयर है ये रेशियो ले लेते हैं तो ये कितना जाएगा 36 × 8 और ये हो जाएगा आपको 48 × 12 प्लस 36 × 8 ठीक है। और हमको चाहिए क्यू का शेयर कितना होगा, यही क्वांटिटी टू है और टोटल प्रॉफिट कितना है ये दिया है ना 60,000 है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा स्मार्ट वे में कैलकुलेट करते हैं भाई। तो देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। देखो ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं जो कैलकुलेशन इजी हो जाए थोड़ा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 36 × 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 36 × 16 तो यानी 36 × 24 आ जाएगा ये, यानी ये 1:3 होगा। तो स्मार्ट वे में कैलकुलेशन भी करना है, ये नहीं कि इसको गुना भाग करने लगे। थोड़ा देखो कुछ कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ इजी वे में कैलकुलेशन करना है। तो अब देखो कितना इजीली आ गया भाई। प्रॉफिट जो क्यू का है कितना हो जाएगा 60,000 / 3 यानी 20,000 हो जाएगा। तो मेरा दूसरा क्वांटिटी कितना हो गया, क्यू का जो शेयर है प्रॉफिट में 20,000 हो गया। तो अब कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी वन ग्रेटर देन क्वांटिटी टू है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ठीक था, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपको इन्वेस्टमेंट टाइम दिया था, दोनों का प्रोडक्ट प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट दिया था, तो एक का शेयर निकालना था। तो ये भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट में बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, तो गाइज अब अगला क्वेश्चन जो आपका मिक्सचर एलिगेशन में क्वांटिटी कंपैरिजन है। ठीक है, तो क्वांटिटी वन में क्या है, वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। अच्छी बात है भाई, वेसल ए है उसमें मिल्क इज टू वाटर कितना है 3:2 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कहता है 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन ट्रांसफर फ्रॉम वेसल ए टू वेसल बी। अब एक वेसल बी है, इसमें जो है 10 लीटर मिक्सचर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब 10 लीटर मतलब कितना हो गया, 3 × 2 = 5 6 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर को इस वेसल बी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको 6 लीटर और 4 लीटर मिल्क और वाटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कह रहा है विच इनिशियली कंटेन्स ओनली प्योर मिल्क, मतलब वेसल बी में स्टार्ट में सिर्फ मिल्क था। तो मान लेते हैं x लीटर मिल्क था, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा x+6 हो जाएगा, और वाटर तो भाई 4 लीटर है, यही रहेगा ना। तो मिल्क और वाटर का अब नया रेशियो ये हो गया। अब कह रहा है आफ्टर द ट्रांसफर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल बी बिकम्स 11:2। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये कितना हो जाता है, आपको 11:2 हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा 2x 32 हो जाएगा ना, और x 16 हो जाएगा। मतलब जो है इसमें 22 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर है, और इनिशियली जो था 16 लीटर प्योर मिल्क था वेसल बी में। तो कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी। तो वेसल बी में इनिशियल क्वांटिटी कितना मिल्क का था, 16 लीटर था ना, x लीटर था। तो 16 लीटर हो गया, आपको क्वांटिटी वन हो गया। ठीक है, अब क्वांटिटी टू क्या है, ए 48 लीटर मिक्सर कंटेन्स, मतलब 48 लीटर मिक्सर है मिल्क और वाटर का। ठीक है, मिल्क और वाटर कितना है रेशियो का 5:3। 5:3 है मतलब 8:6 यानी 30 लीटर मिल्क है और 18 लीटर क्या है वाटर है, लिख लेते हैं भाई। अब कहता है 12 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिमूव्ड, इससे जो है 12 लीटर मिक्सर रिमूव कर लेते हैं। तो किस रे देखो 5:3 है यानी 6 है यानी 2, 12 लीटर मिक्सर रिमूव हुआ है मतलब 8 है वो, तब 7.5 लीटर मिल्क रिमूव हुआ। ठीक है, और 4.5 लीटर क्या रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हुआ। मतलब अब इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, ये 22.5 लीटर हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 13.5 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। मतलब 12 लीटर ऑफ द मिक्सर को रिमूव करके एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, मतलब 12 लीटर इसमें प्योर मिल्क ऐड किया जाता है। मतलब मिल्क इसमें आप कितना हो जाएगा 34.5 लीटर, और वाटर तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क कितना है 34.5 लीटर है ना। तो ये इसको लिख लेते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली क्या है, मेरा क्वांटिटी टू ज्यादा है ना, तो क्वांटिटी टू ग्रेटर देन क्वांटिटी वन, बी विल बी द आंसर। अब गाइज अगला क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लो तो 100x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका मार्क प्राइस कितना है 80% अबव कॉस्ट प्राइस 180x है। ठीक है, एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट 25% यानी 1/4 है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं ना, तो डिस्काउंट का कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू भाई, डिस्काउंट जो है ये हो जाएगा 180x जो है मार्क प्राइस उसका 1/4। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा आपको 45x हो गया। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो 135x क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है इफ द मार्क प्राइस इज 7200, मतलब जो अगर मार्क प्राइस हमको दिया हुआ है भाई 7200, बताओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस 4000 था, ये 7200 है, सेलिंग प्राइस कितना है 135 गुना 40 है। तो कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 4 × 5 = 20 का 0, हाथ में 2, 4 × 12 तो 14 का 4, हाथ में 1,
5400 हो जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस तो मेरा क्वांटिटी वन पता चल गया 5400 है। अब क्वांटिटी टू देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ए ट्रेडर परचेजेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4000। ठीक है, एक ट्रेडर आर्टिकल को खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना उसको पड़ता है 4000 का। ठीक है, एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 35%, इसको 35% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4000 कॉस्ट प्राइस है उनटू 135/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो चला गया, यानी 4 × 5 = 20 के शून्ना, हाथ में 2 चढ़ते बाद 5400 ही हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। बताओ भाई, 5400 हो जाएगा, दोनों में क्वांटिटी इक्वल है, क्वांटिटी वन इक्वल टू क्वांटिटी टू हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस ये तो मुझे बहुत इजी क्वेश्चन लगा। इसमें तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आपको दिया था, सेलिंग प्राइस निकालना था। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन आता है और बच्चे डरे रहते हैं कि पीओ एग्जाम के क्वेश्चन टफ आते हैं। प्रीलिम्स में तो खासकर इजी आते हैं, मेंस में थोड़ा चैलेंजिंग आते हैं, लेकिन अभी तक ये जितने क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं सारे इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, जो कुछ एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था मुझे थोड़ा वो अच्छा लगा लेवल का, बाकी सब तो बहुत इजी क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ खास ऐसा चैलेंजिंग पेपर नहीं था जिससे बच्चे डरते रहते थे। ठीक है, और कल जिनका भी आईपीएस पीओ का एग्जाम है, पूरे बुलंद हौसले के साथ जाना भाई, और क्वांट को फोड़ के आना, खासकर क्वांट को। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले से सोच के जाओ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अपना 100% दोगे तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट निकलेंगे। डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं और कल भी चांस है इसी तरह का लेवल रहने का। ठीक है, तो माइंड मेकअप करके जाना कि हमको भाई फोड़ के आना है क्वांट के पेपर को। खासकर जब मैं इस मेमोरी बेस के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ कि फास्ट कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये क्वेश्चन कितना हलवा लग रहा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो आप लोग का। देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। इसमें कह रहा है टोटल क्रॉस प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज ₹700। ठीक है, तो हमको टोटल जो है कॉस्ट प्राइस दिया है, दो आर्टिकल है ए और बी। ठीक है, तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ये 700 है। ठीक है, अगर एक का एक्स मान लेंगे तो दूसरे का 700 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, बोथ आर्टिकल्स आर मार्क्ड अप बाई 60% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं एक का जो कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है। ठीक है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 700 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों का सम कितना है, 700 है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है दोनों जो है 60% से मार्कअप किया जाता है उसके कॉस्ट प्राइस से। तो 60% मार्कअप है, तो यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 160/100 यानी 8/5x हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितना हो गया, 8/5, 700 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 8/5 टाइम हो गया मार्क प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इज ₹160 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। मतलब ए का जो मार्क प्राइस है 160 लेस है बी से। मतलब जो बी और ए का मार्क प्राइस है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस हमको कितना दिया गया भाई, 160 दिया गया है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए। मतलब ए का कॉस्ट प्राइस, बेसिकली हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो डिफरेंस दिया है तो भाई कर लो, कितना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है भाई, मैं पूछना चाहता हूँ। जो भी मैथ में कॉन्सेप्ट सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत आने वाली भाई, बताना आप मुझे। -8/5x है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 140 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 8×0 = 32, 1120 हो गया। और जो है 8/5, 8/5 कितना हो गया, 16x/5 हो गया। ठीक है, ये 160 हो गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट वे में करना। अब जो है 1120 में जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 12 6 960 हो गया। ठीक है, तो 960 को इधर कर देना, 16x। देख रहे हो कितने मजे में कैलकुलेशन हो रहा है, वाह भाई वाह। ये जो है x का वैल्यू 300 आ गया, तो यही तो कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल ए का भाई। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मेंसुरेशन पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अच्छी बात है भाई, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 68 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर 68 है, मतलब लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा आपको, 34 हो जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस हमको पता है भाई 10 होगा, तो बताओ लेंथ कितना हो जाएगा आपको, 22 हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ये तो मेंटल कैलकुलेशन करना है, इसमें पेन पेपर कम से कम यूज करना है। अब कह रहा है इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जो साइड ऑफ स्क्वायर है, इससे दो जो है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ऑब्वियसली, यानी 14 है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई, इतना हलवा क्वेश्चन,
सी विल बी द आंसर। आप लोग को तो मजा आ जाएगा एग्जाम देने में। मुझे मन कर रहा है मैं भी एग्जाम हॉल में बैठ के क्वांट के फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता भाई, मजे में बन जाते क्वेश्चन। तो होपफुली आप लोग जो कल एग्जाम देने जाओगे, देख रहे हो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस अपना पूरा बुलंद करके जाना कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको बस अपना माइंड में अप्रोच रेडी रखना है, किस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। उसके बाद फटाफट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैसे अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो गाइज अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें इतना ज्यादा लोड तो आपके माइंड को पड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उतना ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली ये चैलेंजिंग हो, मिक्सर एलिगेशन का है, ठीक है? कहता है वेसल ए कंटेन 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। तो वेसल ए है मेरा, ठीक है? वेसल ए लिख लेते हैं, इसको कोड वर्ड में लिख लेना, वेसल ए है। इसमें मिल्क एंड वाटर रेशियो है कितना? 3:2 है, ठीक है? टोटल जो है 60 लीटर है, तो अच्छी बात है। 3 2 5 12 यानी 36 लीटर मिल्क है और 24 लीटर वाटर है। चलो ठीक है। कहता है वाइल वेसल बी, एक वेसल बी भी है विच कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। अब वेसल बी में जो है 40 लीटर प्योर वाटर है, सिर्फ वाटर है, ठीक है? एंड 10 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल ए। इससे जो है 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाता है, ठीक है? एंड पॉर्ड इनटू वेसल बी, और वेसल बी में डाला जाता है। देखो 3 2 5 2 यानी जो है 6 लीटर मिल्क का निकलेगा और 4 लीटर वाटर का निकलेगा। 3:2 रेशियो है ना, तो उसी रेशियो में 10 लीटर निकलेगा। अब जो है ये 6 लीटर इधर डाल दिया जाता है, ठीक है? ये जो है मिल्क इसमें और वाटर 4 लीटर इसमें, ठीक है? तो अब मिल्क एंड वाटर कितना हो गया? मिल्क 6 लीटर ही रहेगा और वाटर आपका हो जाएगा 44। पहले से ही 40 लीटर था, ठीक है? इतना लिख लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल बी आफ्टर द ट्रांसफर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफर? 6:44 हो जाएगा ना वेसल बी में। तो बताओ भाई क्या कहेंगे यार? 3:22। कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं कर रहा है हम लोग को जिससे लगे कि भाई ये पीओ लेवल का एग्जाम है। 82 का बी विल बी द आंसर। आगे बढ़ते रहो अब। तो गाइज अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम में। चलो होपफुली ये देखने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में मजा आने वाला है। चलो इसको देख लेते हैं। सेट ए कंटेन्स 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। अब जो सेट ए में सेट ए है, ठीक है, उसमें जो 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मतलब क्या लिखोगे भाई? जैसे जनरलाइज फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो मान ले 4x लिखेंगे, ठीक है? और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 4x+4 लिखेंगे, ठीक है? और दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? 4x+8 हो जाएगा और ये 4x+12 हो जाएगा। तो कंजी 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल है तो यही होगा ना। जैसे इसमें एक जो रख लो, x का वैल्यू 1 रखो तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है? 16 होगा और ये 20 होगा। तो 4 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल है ना, चार कहाँ 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ठीक है? तो इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है वही, ठीक है? वाइल सेट बी कंटेन्स 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। अब जो है सेट बी में 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल है, 4 है, ध्यान से, हाँ। तो एक जो है 6x लिखा, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 6x+6 हो जाएगा, ठीक है? अब तीसरा क्या हो जाएगा? 6x+12 हो जाएगा और 6x+18, ठीक है? तो फिर से इसमें देख लो, एक x का वैल्यू 1 रखो तो ये 6 आया, 12 आया, 18 आया, ये 24 आया। 6 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल है ना 4, ठीक है? तो अब आगे कह रहा है द एवरेज ऑफ सेट ए इज 32। सेट ए का जो एवरेज है वो 32 है, ठीक है? यानी 4x 8x 12x 16x 20x, ठीक है? 20x+12 24 40, ठीक है? इसका एवरेज यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 है, ठीक है? यानी 20x+40 आपका कितना है भाई? 160 है, ठीक है? यानी जो है 120 हो गया और x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब ये नंबर पता चल गया ना, ये 24 है, ये 28 है, ये आपका 32 है, ये आपका 24 36 है ये, ठीक है? और ये कितना है? 40 है, ठीक है? हमको पता चल गया भाई, मेरा जो सेट ए में जो नंबर है ये हमको पता चल गया। आगे देखते हैं। एवरेज ऑफ सेट बी इज 33। सेट बी का एवरेज 33 है, यानी 6x 6 6 12 6 18 6 24x, 24x+6 6 18 12 6 18 18 36, ठीक है? ये बटा 4 हमको कितना दिया गया है? 33 है। यानी यहाँ से देखो, यहाँ से जो है 24x, एक्चुअली मैंने x मान लिया था दोनों में, आप एक में y मान लेना, लेकिन मुझे कंफ्यूजन नहीं भाई, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में आप y मान लेना वेरिएबल, अदरवाइज आप फंस भी उलझ ना जाओ।
मैं बेसिकली समझाना चाहता था कि इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 24x प्लस 36 कितना हो जाएगा, चरतिया 12 का 2 हाथ में 132 हो गया, ठीक है। यानी 24x आपका कितना हो गया भाई, ये हो गया 64, 66, 96, यानी देख रहे हो कितना मजा, x का वैल्यू 4 आ गया। तो 4 आ गया तो ये 24 है, ये 30 है, ये आपका कितना है, ये 4 चौके 24, ये आपका 36 है, और ये कितना है आपको, ये 42 है, 42 है, ठीक है। तो 24, 30, 36 और 42, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट बी। तो सेट बी का लार्जेस्ट नंबर क्या है, 42 है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए क्या है भाई, 24 है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये विल बी द आंसर। तो गाइज मैंने ये बोला था भाई क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, मतलब ये तो बहुत इजी था। अगर जिसको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको क्या दिक्कत लगेगा इस क्वेश्चन में भाई। मतलब कंजिक्यूटिव नंबर आपको एज्यूम कर लेना है, उसका एवरेज दिया है तो कंजिक्यूटिव नंबर पता चल जाएगा ना, सेट ए सेट बी का। अब उसमें जो है सेट बी का लार्जेस्ट नंबर, सेट ए के स्मॉलेस्ट नंबर, तो डिफरेंस चाहिए, तो इजीली कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी लगा, मुझे लगा थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन ये भी इवेंचुअली ये क्वेश्चन भी इजी था। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए कार टू बाइक इज 2:3, मतलब कार का जो स्पीड है और बाइक का जो स्पीड है ये कितना है भाई, 2:3 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 3 आवर इज 90 किलोमीटर, लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन 4 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार जो है 3 घंटे में 90 किलोमीटर, लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इन 4 आवर, मतलब जो कार है ये 3 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करती है कंपेयर टू द बाइक जो कि 4 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है, वो जो है इस दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, ये जो है 90 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमको दिया है। तो इस केस में देखो, इस केस में हम लोग को क्या है, वेलोसिटी पता है, ये जो स्पीड पता है दोनों का रेशियो का, तो इसको मान ले, तो इसको 2x मान लो, ये 3x मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है डिस्टेंस मेरा क्या होता है, टाइम में इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी जो है आपका कितना, कार का वेलोसिटी कितना है, 2x किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में कवर कर रहा है, 3 आवर में। और बाइक का जो है 3x स्पीड है और ये 4 घंटे में, तो ये कितना हो गया, 6x और 12x। तो हमको इस दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो 6x है, ये हमको दिया है 90 किलोमीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 आ गया तो स्पीड पता चल गया ना कार का और बाइक का, ठीक है, ये पता चल गया। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 आवर। तो कार का स्पीड तो भाई 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये जो है 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कार का स्पीड जितना है इंटू जितना टाइम बोल रहा है, 150 किलोमीटर कवर करेगा ना। तो देख रहे हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन तो इजी ही था, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आ जाते हैं ट्रेन पे, क्वेश्चन पूछा था, इसमें कह रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन इज ए 300 मीटर। अच्छी बात है भाई, ट्रेन ए का लेंथ दिया है हमको 300 मीटर है, ठीक है। वाइल द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी भी दिया है हमको कि ट्रेन बी है उसका लेंथ कितना है, 276 मीटर है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब कहता है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ए और बी ट्रेन जो है क्रॉसेस पॉल इन 20 सेकेंड एट 23 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब जो है 20 सेकेंड में ट्रेन ए क्रॉस करती है किसी पोल को, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन ए बाई वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए। और जो ट्रेन बी है ये 23 सेकेंड में पोल को क्रॉस करती है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन बी बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है। तो अब हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन ए पता है ना, 300 है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपको, हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड में होगा, ध्यान देना, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकेंड में, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपको, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 276 है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी कितना हो जाएगा, ये 23 का 23 12 हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी पता चल गया 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब कहता है इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए टू ट्रेन बी इज 15:12, मतलब जो है, तो गाइज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब ट्रेन ए और बी का जब वेलोसिटी दिया हुआ है तो रेशियो क्यों दिया है, मतलब रेशियो भी 15:12 है, तो ऑब्वियसली 15:12 ही होगा। तो कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा उसका सम होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का सम होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा ना। तो 15 2 17 10 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 576/27, इतना सेकेंड लगेगा। तो ये कितना हो गया आपको, 27 दूना 54 हो गया, ठीक है। फिर आपको 3 हो गया, यानी 21 121 1:3 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा,
डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये मेमोरी बेस्ड पेपर था, लेकिन ये देने की तो कोई जरूरत नहीं थी भाई। स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज टू स्पीड ट्रेन बी, ट्रेन ए बी का तो स्पीड स्टार्ट में ही पता चल जाएगा ना। खैर कोई बात नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा डाटा दिया रहता है तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली बन गया। ठीक है, तो गाइज अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछा था। ठीक है, इसमें कह रहा है मैन इन्वेस्टेड एक्स रुपीज एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। देखो बहुत मजा आ गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और जब 2 ईयर्स रहता है तब तो आपको मजा आना चाहिए भाई। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना लेते हैं। 20% पर एनम आपका इंटरेस्ट है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई? ये जो है 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20/100, 2 साल के लिए तो यही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 40 और 44% हो गया ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो है मैन ने इन्वेस्ट कितना करता है? एक्स रुपीज, इतना प्रिंसिपल है, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 44 × X/100, यही हो जाएगा ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पता चल गया एक्स के टर्म में 2 साल के लिए। ठीक है, 20% रेट पे। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड एंड द इंटरेस्ट अर्न इज रुपीज 1400। मतलब जो है अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट अर्न, यानी ये क्या हो गया? प्रिंसिपल बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है? 1400 दिया हुआ है, बोल रहा है प्रिंसिपल 1400 है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल तो मेरा एक्स था ना, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है एक्स का वैल्यू कितना है? 1400 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो अब क्या कह रहा है? इफ ही हैड इन्वेस्टेड रुपीज एक्स प्लस 500, तो एक्स का वैल्यू 1400 है, तो यानी ये 1900 रुपया अगर इन्वेस्ट करता है एट द सेम रेट, यानी 20% पर एनम पे फॉर द सेम पीरियड, मतलब 2 साल के लिए। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ही वुड हैव रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट कितना मिलता? तो कोई नहीं, इस केस में भी आप क्या करो, इफेक्टिव रेट से बना सकते हो। इस केस में जो इफेक्टिव रेट कितना आया था मेरा? 44% था ना, तो इसमें जो है इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 1900 का जो है 44% कर दो, यानी 44/100। तो ये कितना आ जाएगा? अब कैलकुलेशन करने का स्मार्ट तरीका, 20 - 1 कर दो इसको, यानी ये कितना हो गया आपको? 880 - 44, यानी कितना हो गया? 836 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसमें मेरा? सी विल बी द आंसर। तो ये भी उतना ठीक क्वेश्चन था, इसको मैं बोलूंगा कि भाई मतलब मॉडरेट मान सकते हो। लेकिन भाई देखो, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए दिया रहे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, उसके बाद जो प्रिंसिपल है उतना उसका परसेंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था, यानी प्रिंसिपल आपको दिया था, तो प्रिंसिपल ही तो एक्स था, मतलब एक्स का वैल्यू दिया था, उसी एक्स प्लस 500 को ये फिर से इन्वेस्ट करता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल के लिए। फिर से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 44% ही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका? 44% हो जाएगा। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर लोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं अगला क्वेश्चन एजेस पे बेस है। ठीक है, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी का जो प्रेजेंट एज है ये कितना है? 4:5 है। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है द एवरेज एज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एवरेज एज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 2 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी, मतलब एवरेज एज कितना हो गया दोनों का? 9x/2 हो गया। ठीक है, ये जो है सी का प्रेजेंट एज, तो सी का प्रेजेंट एज को मान लेते हैं, सी का एज को वाई मान लो। ठीक है, तो उसका जो प्रेजेंट एज है उससे 2 साल कम है। ठीक है, यानी एक्स और वाई में रिलेशन आपको पता चल गया। 9x क्या हो गया? 2y - 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2y - 9x आपको कितना हो गया? 4 हो गया। तो एक इक्वेशन एक्स वाई में ये आ गया, इसको नोट कर लेते हैं। अब क्या है आगे, क्या कह रहा है? द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 40 ईयर। बी का जो प्रेजेंट एज है यानी 5x, और सी का जो प्रेजेंट एज है जिसको हमने y माना था ये 40 है। अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो आराम से हो जाना चाहिए ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2y 80 हो गया, और पहला इक्वेशन क्या है मेरा? 2y - 9x 4 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, यानी 19x कितना हो गया आपको? 76 हो गया ना, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमको मांग क्या रहा है? कह रहा है फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर। तो ए का एज अभी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 4 है, यानी ये 16 हो जाएगा, और 4 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है बोट एंड स्ट्रीम पे दिया था। इसमें कह रहा है द सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सम दिया है 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं।
अब कह रहा है द बोट कवर्स 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 68 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन टोटल ऑफ 18 घंटा 30 मिनट। मतलब जो है 120 किलोमीटर को अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करता है और 68 किलोमीटर अपस्ट्रीम को अपस्ट्रीम स्पीड से कवर करता है। तो कितने टाइम में कवर करता है? 18 घंटा, 18 1/2, बेसिकली 37/2 बोल सकते हो, इतने घंटे में कवर कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एन इंटीजर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा हमको ये निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को वाई मान लो। ठीक है, तो मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट और स्ट्रीम के स्पीड का सम, और जो है मेरा ये जो है अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाता है भाई? बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का माइनस होता है। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का सम दिया है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हमको कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 2x आप देखो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी x 10 हो जाएगा। मतलब जो है वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर में हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को यूज करो, इस इक्वेशन को जो है 120 बाई वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से देखो x प्लस वाई है ना, तो x का वैल्यू 10 है, तो ये 10 प्लस वाई हो गया, प्लस 68 बाई अपस्ट्रीम वेलोसिटी, अपस्ट्रीम वेलोसिटी 10 माइनस वाई, ये जो है 37/2 है। तो अब जो है y का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन फिट होने के चांसेस है। तो मैं इसको एक बार देख रहा हूँ, तो 2 का मुझे लग रहा है इससे बन जाएगा, क्योंकि अगर 2 रखूंगा तो देखो ये जो है आपका 12 हो जाएगा, और ये 10 से कट गया, और ये जो है आपको कितना हो जाएगा? तो गाइज ये 17/2 हो जाएगा, मतलब ये 37/2 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 2 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन से भी आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो y है 2 आवर्स हो गया। ठीक है, 2 स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बेसिकली 2 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइज आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलो इस तरह के क्वेश्चन को भाई फटाफट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो है 5 आपको 3000 से चला जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला 6000 हो गया। ठीक है, इसका जो है 35% फिर 48%, मतलब 2 बार है, 35/100 और 48/100। हमको ये कैलकुलेट करना है क्या होगा। 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, 3 5 ये 7 हो गया, यानी 21 गुना क्या हो गया? 48 हो गया। तो अब जो है समझदारी, डी आंसर मार के आगे बढ़ो, जो यूनिट डिजिट है 8 आ रहा है, तो इसमें आप कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, इसको फटाफट आगे बढ़ो भाई। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या है? अप्रोक्सीमेशन का है। देखो 245 है और ये 171 है, लिख लो 245। आपको नहीं लिखना है, मैं तो बस आपको देखने के लिए निकाल लो, आपको तो माइंड में कैलकुलेशन करना है। 171 प्लस 129 इजकल टू एक्स का वैल्यू निकालना है, और 249 है। तो इसको देखो, 245, 246, 316, 416, 425, 445, 545 हो गया, इधर मेंटल कैलकुलेशन। और इसमें जो है 249 माइनस करना है, तो 250 माइनस कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन ये तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 295, नियरली 296 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। हमको अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू फुल राउंड वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना सही रहता है। ठीक है, अब गाइज अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें ये 25-24 है और ये है 16.25 है। ठीक है, इसको नियरली 4 ले सकते हो आप। ठीक है, और ये जो है 25-24 है। ठीक है, इतना बटा 4 कितना हो गया? 4 चौके 24, 631 हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो है माइनस करना है 331, तो ये कितना हो गया? इधर 300 हो गया, इधर 5 का स्क्वायर 25, एक्स का वैल्यू 12 होगा भाई। ये आंसर बढ़े बढ़े चलो, इसमें सोचना भी है क्या? पेन पेपर इस्तेमाल नहीं करना है, मेंटल कैलकुलेशन करना है फटाफट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 34 गुना 3 102, फटाफट 13 गुना 7 91, 11 आंसर। लेकिन हमको भाई संभल के, हमको चाहिए क्या? रूट एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 11 स्क्वायर, यानी 121, बी विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मिसिंग नंबर सीरीज भी पूछा गया था, तो बहुत बच्चों को अच्छा लगता है मिसिंग नंबर सीरीज पूछता है, उनको रॉन्ग नंबर सीरीज में वो अटक जाते हैं, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में भी पैटर्न बताया पकड़ने, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। खैर, इस पहला वाला शिफ्ट में जो है आपको मिसिंग नंबर सीरीज पूछा था, तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। हमको क्वेश्चन मार्क खोजना है। 11 है, 34 है, 137 है, 686 है, 4 1 एक साथ है। तो गाइस इसमें हम देखो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न हो सकता है। आप सोचो क्या पैटर्न हो सकता है। मुझे तो मल्टीप्लीकेशन वाला लग रहा है, इससे जो है मल्टीप्लाई है इंटू 3 + 1 है, ये जो है 4 चौके 16, 6
मतलब इंटू 4+1 है, ये इंटू 5+1 इस तरह का कुछ चल रहा है, इंटू 6+1 ऐसा है। तो ये इंटू 2+1 होगा तो भाई 5 होगा, ए विल बी द आंसर। क्या इसमें दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, इतना सिंपल वे में पैटर्न पकड़ सकते हो आप। मतलब ये देखो कि ये इससे जो है कितना टाइम है, मल्टीपल वाला चल रहा है, ये आपको स्टार्ट में ही ओवरव्यू ले लेना पड़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला नंबर सीरीज क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये देख रहे हो इसमें तो गाइज इसका जो ये क्वेश्चन है 96 नंबर, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, अगर ये बना लोगे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आप आराम से इजीली बना लोगे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होगे सारे इजी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर लूँ, कुछ तो आपके लिए छोड़ू। चलो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, पैटर्न पकड़ने का कोशिश करते हैं। नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज, भाई हमको खोजना है क्या होगा। तो जैसे आप क्वेश्चन का ओवरव्यू लेते हो तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, फास्ट वे क्या है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देख रहे हो, नंबर मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये कितना से डिक्रीज कर रहा है, 15, और ये जो है आपका कितना है, ये आपको 12 है, ये कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो पैटर्न पकड़ने का कोशिश करो, क्या है, देखो 3 का डिफरेंस चल रहा है ना ये, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ 3 कितना होना चाहिए था, ये घट। तो गाइज यहाँ 353 होगा तो आपका काम बन जाएगा ना, 6 और फिर 3 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 353 होना चाहिए, ये विल बी द आंसर। अगला गाइज क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज है, 43 है, 56 आपका है, ठीक है, 72 है, 97 है, 133 है। तो इसमें हम लोग हमेशा डिफरेंस लेते हैं। देखो 16 का डिफरेंस है 25, बताओ भाई बताओ, क्या बोलूं मैं, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, देखने से ही लग रहा है ये इतना इजी, मतलब 47 होगा, सी विल बी द आंसर। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 50 है, 73 है, 44 है, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अल्टरनेट वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि जो है तो गाइस इस सीरीज में देखो ये +23 है और ये क्या है आपको 19 है, माइनस है, ये आपका हो गया 50, 23, ये 29 हो गया, ठीक है। ये जो है -29 है, ये कितना है फिर +31 है। तो मुझे लग रहा है ये जो है प्राइम नंबर का प्लस माइनस आगे चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 31 के बाद क्या होगा, 33 34 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -37 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 38 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ये वाला अच्छा था। ये जो अल्टरनेट सीरीज आगे बढ़ रहा है प्लस माइनस के, ये प्राइम नंबर के मतलब अल्टरनेट में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसका ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आ जाते हैं आपका जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप भी अपने आप को थोड़ा मतलब चैलेंज तो क्या ही करो, आज जितने क्वेश्चन किए सारे इजी थे, ठीक है। तो इसको आप मुझे होमवर्क में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैंने आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, तो होपफुली इस क्वेश्चन को आप इजीली बना लोगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आराम से आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना और टाइम बताना कि आपने इस क्वेश्चन को बनाने में टाइमर लगा के कितना टाइम लिया, ठीक है। क्योंकि जिनका कल एग्जाम है आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स का, उनके लिए जो ये प्रैक्टिस का अच्छा मौका है, ठीक है। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कि क्या होगा। तो गाइज हमने जो आज आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम का क्वांट का मेमोरी बेस पेपर सॉल्व किया, ये फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस पेपर था, ठीक है। ये जो है क्या आपको लेवल लगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्वांट का जो लेवल था क्या लेवल आपको लगा। तो गाइज मुझे तो ये लेवल इजी लगा। जिस स्टैंडर्ड से आप मैं आपको मैथ की प्रिपरेशन कराता हूँ, मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराता हूँ, डीआई कैसलेट इतने तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये इजी लेवल था। चलो हाँ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था, तो बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल। लेकिन कोई अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो लेंथी था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, डीआई भी था बहुत इजी था। आपका जो क्वांटिटी कंपैरिजन का में भी इजी था, इतना कुछ चैलेंज नहीं था। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन जो भी मेरे चैनल पे मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है वो 25+ क्वेश्चन इजीली करके आएगा, ये तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ। इवन 30+ अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि जो भी मेरे अप्रोच से सीखते हैं कि क्वेश्चन बनाने को बेस्ट अप्रोच क्या है, फास्टेस्ट वे क्या है, उस तो इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज जिनका कल एग्जाम है, संडे को एग्जाम है, मेक श्योर इस जो मेमोरी बेस्ड पेपर को अच्छे से देख लेना कि इसका सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, और इस अप्रोच को आप कल एग्जाम हॉल में यूज करना, ठीक है। तो अटेम्प्ट मैंने ये नहीं कर रहा हूँ इतना अटेम्प्ट करना है इतना अटेम्प्ट करना है, जितना आप अपना 100% दे पाओ एग्जाम हॉल में और अपना बेस्ट दो, और जिस तरह का पेपर है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो, ठीक है।
क्योंकि क्वांट के पेपर का लेवल भी आगे पीछे थोड़ा बहुत होते रहता है शिफ्ट वाइज। तो आपकी शिफ्ट में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेकिन गाइज आज के वीडियो के देखने के बाद होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि पीओ लेवल का जो एग्जाम है, खासकर क्लरिकल बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, उसके मैथ को भी आप लोग फोड़ सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ये तो मैंने प्रीलिम्स का आपको मेमोरी बेस पेपर कराया, मेंस के क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। खास लोग डरे रहते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। रियल एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, कंसेप्चुअल होते हैं और इजी होते हैं, सिंपल कैलकुलेशन होता है। देखा किसी में ऐसा कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं था। आप लोग तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए, तो 100% क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहते हैं और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो एग्जाम हॉल में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो गाइज कल जिनका आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन है उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे पेपर में अच्छे करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उसमें अटेम्प्ट करना, ठीक है। अपना भी कॉमन सेंस यूज करना, एज पर द पेपर उसके अकॉर्डिंग अपना 100% देना, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और जिनका एग्जाम हो गया है वो कटअप कटअप खेलने की बजाय मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। अब मैं एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस के लिए मैथ की बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेंस के मैथ की क्वेश्चन जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसकी बहुत सारी वीडियो आएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। तो कल प्रीलिम्स का पहले एग्जाम ओवर हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग मेंस की प्रिपरेशन भी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।